भारत का सबसे खतरनाक दुश्मन नादिर शाह, जिसने 10 घंटों में 1.25 लाख लोगों को मारकर दिल्ली को खून में रंग दिया। नादिर शाह, जिसने जंग के मैदान में सिर्फ 2 घंटों में मुगलों के 30,000 सैनिक मार गिराए, ये एक ही दिन में 90 करोड़ लूट कर ले गया। मुगलों ने ये खजाना 7 पीढ़ियां लगाकर इकट्ठा किया था। नादिर शाह के आगे उस समय का मुगल बादशाह भी घुटने टेक गया था। नादिर शाह जब भारत की औरतों को बंदी बनाकर साथ ले गया, पूरे भारत में कोई भी कौम उसके आगे खड़ी तक नहीं हो पाई। तब पंजाब के जंगलों में बैठे सिख थे, जिन्होंने नादिर शाह को भागने पर मजबूर कर दिया था। सत श्री अकाल, मैं पवनप्रीत कौर। आज हम नादिर शाह और सिख इतिहास के बारे में बात करेंगे। नादिर शाह ईरानी इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। कहा जाता है कि वो बहुत गरीबी से गुजरा। उसने मजदूरी का काम किया और किसान भी रह चुका है। इसके अलावा भी उसने और बहुत सारे ऐसे ही काम किए। नादिर शाह जब ईरान का बादशाह बना तो उसने पूरी दुनिया पर राज करने का सपना सजा लिया था। नादिर शाह ने भारत पर पहला हमला 1739 में किया था। नादिर शाह को पता था कि भारत कमजोर हाथों में जा चुका है और मुगल सल्तनत में किसी बड़े हमले को सहन करने की ताकत नहीं है। इस समय तक बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद हुए 23 साल हो चुके थे। ये सिखों का काला दौर चल रहा था, क्योंकि उनकी शहादत के बाद सिखों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत से सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था। इस समय नादिर शाह ईरान से आकर सबसे पहले काबुल पर जीत हासिल करता है। इसके बाद ये पंजाब पहुंचता है। उस समय ज़करिया खान बहादुर लाहौर का गवर्नर था। ज़करिया खान सिखों का कट्टर दुश्मन था। इसने हजारों की गिनती में सिखों को शहीद किया। थोड़ा समय नादिर शाह से लड़ने के बाद ज़करिया खान अपने घुटने टेक देता है। वो समझ जाता है कि मैं इससे जीत नहीं सकता। घुटने टेकने के बाद वो नादिर शाह को 20 लाख रुपए दे देता है, जिसके बाद नादिर शाह ज़करिया खान के कंधे पर अपना हाथ रख देता है कि तुम अब पंजाब संभालो, मैं अब दिल्ली जीतने के लिए जा रहा हूँ। उस समय इस्तांबुल से लेकर टोक्यो तक जितने भी शहर थे, उनमें से दिल्ली सबसे अमीर शहर था। तब दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठा होता था, जो कि बहुत कमज़ोर और डरपोक बादशाह था। उसके नाम जैसे ही उसके काम थे। रंगीला को बस ऐशो आराम से प्यार था और वो रंग रलियां मनाने में ही बिजी था। मोहम्मद शाह रंगीला अय्याश किस्म का बादशाह था। बेशक उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, पर उसका कोई सिस्टम नहीं था। ये भी कह सकते हैं कि उस समय मुगलों का राज एकदम डूब चुका था। मोहम्मद शाह रंगीला को जब उसके मुखबर आकर बताते हैं कि नादिर शाह अपनी फौज के साथ दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो हर बार ये कह देता कि दिल्ली अभी दूर है। लाहौर के बाद नादिर शाह सरहिंद पहुंच जाता है। जैसे जैसे वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो रंगीला के पास साथ के साथ खबरें पहुंच रही थी कि वो अब बहुत करीब आ रहे हैं। जब उसे एहसास होता है कि हाँ, अब सच में नादिर शाह की फौज दूर नहीं है, तब जाकर वो अपनी 1 लाख फौज को करनाल भेजता है। 1 लाख की मुगल फौज का फिर नादिर शाह की फौज से टकराव होता है। 1 लाख की मुगल फौज का फिर नादिर शाह की फौज से टकराव होता है। कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि करनाल की लड़ाई में मुगलों की सेना 3 लाख के करीब थी। इसके मुकाबले नादिर शाह की फौज बहुत ही कम थी। नादिर शाह की फौज बेशक मुगल फौज से कम थी, पर उन्हें पता था कि कैसे इन पर जीत हासिल करनी है। वो जीत के जज्बे के साथ आए थे कि भारत को लूटकर कंगाल करके ही वापस जाना है। वो जंग के मैदान में मुगलों पर आग फेंकते थे। नादिर शाह की फौज तकनीकी रूप से बहुत माहिर और ट्रेंड थी। दूसरी तरफ जिस फौज का राजा ही किसी काम का ना हो, वो फौज कैसी होगी। सारी फौज अनऑर्गेनाइज थी। वे इस तरह थे जैसे भेड़ बकरियां हों। उनमें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं था कि किस रणनीति से जंग के मैदान में उतरना है। यही वजह थी कि नादिर शाह ने 2 घंटों में ही मुगलों के 30,000 सैनिक मार गिराए। बाकी फौज में से 30,000 जख्मी कर दिए और बाकी की फौज डर के मारे वहां से भाग निकली। नादिर शाह इतना ताकतवर था कि उस समय उसे एशिया का नेपोलियन भी कहा जाता था। बादशाह रंगीला ने नादिर शाह को कहा कि वो 50 लाख रुपए और
कुछ घोड़े हाथी लेकर वापस चला जाए, जिसके लिए वो मान भी गया। दूसरी तरफ अवध, जो अब अयोध्या में आता है, उसके सूबेदार नवाब सआदत खान ने जलन के चक्कर में चोरी छुपे जाकर नादिर शाह को सारी शर्तें बदलने के लिए कान भर दिए। उसने कहा कि आप दिल्ली चलिए, वहां और भी बहुत धन दौलत और हीरे जवाहरात हैं। बस फिर क्या था, मुगल फौज को हराने के बाद नादिर सीधा दिल्ली पहुंचता है। मोहम्मद शाह रंगीला नादिर शाह के आते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैंने हार मान ली है, ये लो तख्त और बन जाओ राजा। नादिर शाह आगे से जवाब देता है कि मैं कोई तख्त पर बैठने नहीं, मैं तो लूटने आया हूँ, अपना खजाना मेरे सामने ला कर रखो। मोहम्मद शाह बिना लड़े ही डर के मारे अपने खजाने के दरवाजे खोल देता है। कहा जाता है कि उस खजाने में 70 करोड़ रुपए के हीरे, सोना और जवाहरात थे। ये सब नादिर शाह ने अपने हाथी, घोड़ों और ऊंटों पर लाद लिया और 20 करोड़ रुपए नगद लिए। आज के हिसाब से इस कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा दिल्ली के एक एक घर को लूटा गया। घरों के फर्श और छतों तक को नहीं छोड़ा गया कि कहीं उनमें तो कुछ नहीं छुपाया गया। इस सब के दरमियान लोगों में अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। अफवाह फैलने के बाद दिल्ली के लोगों ने उसके सैनिकों पर हमला कर दिया। जब ये बात नादिर शाह तक पहुंचती है तो वो लोगों को सबक सिखाने के लिए कत्लेआम के हुक्म जारी कर देता है। इस हुक्म पर ईरानी फौज ने लगातार 10 घंटे कत्लेआम किया और 1.25 लाख लोग मार गिराए। लोगों के घरों को आग लगाई गई, औरतों को बालों से खींचकर गुलाम बनाया गया। फिर उसने कारीगर, राजमिस्त्री और लोहारों को बंदी बना लिया। औरतों को बंदी बनाकर साथ ले गया, जिनमें से ज्यादातर कुंवारी लड़कियां थी। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहता है कि अपनी बेटी को भी मेरे साथ भेजो, उससे मैं अपने बेटे की शादी करूंगा। और वो निहायती डरपोक इंसान अपनी बेटी को भी उसके साथ भेज देता है। इन सब के साथ नादिर शाह ने बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले लिया। नादिर शाह ने ही कोहिनूर हीरे का नाम रखा था। इस हीरे को देखते ही उसके मुंह से कोहिनूर शब्द निकला था। इसका मतलब है रोशनी का पहाड़। 1526 में बाबर के भारत में हमले के करीब 300 साल बाद ये सबसे पहला विदेशी हमला था। जब नादिर शाह इतनी बुरी तरीके से दिल्ली को लूट कर ले गया, इसके बाद और भी विदेशियों ने इंडिया में इन्वेड करना शुरू कर दिया। दिल्ली से निकलने से पहले ही नादिर शाह पंजाब में ज़करिया खान को संदेश भेज देता है कि आप 1 करोड़ रुपए की रकम तैयार रखें, अगर ये कीमत चुकाओगे तभी तुम लाहौर के गवर्नर बने रह सकते हो। उसके पास इतना खजाना नहीं था। फिर वो पंजाब के लोगों पर जुल्म ढाना शुरू कर देता है। लोगों को मार पीट कर और कत्लेआम करके ये कीमत वसूली जाती है। इस समय भारत में और भी बहुत सी ताकतवर कौमें थी, पर किसी ने भी नादिर शाह का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। फिर जब ये पंजाब में एंटर होता है तो जंगलों में बैठे गुरु गोबिंद सिंह जी के मुट्ठी भर सिख इन पर हमला कर देते हैं और इसे लूटते हैं। उनके मन में था कि नादिर को जो खजाने, धन दौलत चाहिए वो ले जाता, पर भारत की बेटियों के साथ ये सब वो नहीं होने देंगे। नादिर शाह क्या सोचेगा कि भारत की कोई कौम उसके सामने खड़ी नहीं हो पाई? वो क्या सोचेगा कि सारे के सारे ही डरपोक हैं? नहीं, गुरु के सिख डरपोक नहीं हैं। हम करेंगे नादिर शाह पर हमला। यही सबसे बड़ा कारण था कि सिखों ने नादिर शाह की फौज पर हमला किया था। नादिर शाह की सेना पर हमला करने वाले जत्थे के मुखी बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया थे। नवाब कपूर सिंह ने बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया की ड्यूटी लगाई थी। रात के 12 बजे तूफान की तरह गुरु के सिख नादिर शाह की फौज पर हमला कर देते हैं। फौजियों को पता ही नहीं चलता कि ये कब किधर से आए और किधर को चले गए। इस हमले में सिख उनका माल और हथियार भी लूट लेते हैं और कुछ औरतों को भी छुड़ा लेते हैं। जब नादिर शाह तक ये बात पहुंचती है तो वो अपनी फौज से पूछता है कि ये लोग कौन थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर तीसरे दिन सिखों ने रात के 12 बजे इससे भी
बड़ा हमला किया। जो बेवकूफ लोग कहते हैं कि सिखों के 12 बज गए, ये चीज यहाँ से शुरू हुई थी। वहाँ जो औरतें कैद की हुई होती थी वो कहती थी कि सिखों के 12 बज गए, अब सिख आएंगे, इन पर हमला करेंगे और हमें छुड़ा कर ले जाएंगे। तीसरे दिन के हमले में सिख और भी औरतों को वहां से छुड़ाते हैं और भी ज्यादा माल लूटा जाता है। पर इस दिन कुछ सिख भी शहीद हो जाते हैं। शहीद हुए इन सिखों के स्वरूप से उनको अंदाजा लगता है कि ये सिख होंगे। नादिर शाह बहुत गुस्से में होता है कि कौन है ये मुट्ठी भर लोग जो उसकी इतनी बड़ी फौज को मुश्किल में डाल रहे हैं। वो ज़करिया खान को हुक्म देता है कि इनके घरों को ढूंढा जाए और आग लगा दी जाए। ज़करिया खान आगे से जवाब देता है कि कैसे इनके घर फूंके, ये तो जंगलों में रहते हैं, घोड़ों की काठियों पर ये सोते हैं, जंगल ही इनका घर है। ज़करिया खान नादिर शाह को कहता है कि ये सिख तो एक मुट्ठी चनों से ही कई कई दिन बिता लेते हैं और जब भी ये ढंग से खाना खाते हैं तो पहले आवाज लगाते हैं कि गुरु का लंगर तैयार है, जो कोई भी भूखा है आकर लंगर छक ले। अगर कोई दुश्मन भी आकर कहे कि वो भूखा है तो अपने दुश्मनों को भी खुद से पहले लंगर छकाते हैं। नादिर शाह को भी ये समझ आ गई थी कि ये बहुत ही बहादुर और सूरमों की कौम है। तरसेम जस्सर की फिल्म मस्ताने इसी समय के दौरान की घटनाओं पर आधारित है। मस्ताने फिल्म में तरसेम जस्सर और उनकी टीम जिन लोगों का किरदार निभा रहे हैं उन्हें मीर आलम कहा जाता था, जिन्हें आज मरासी शब्द से भी संबोधन किया जाता है। ये लोग ज्यादातर किसी के घर खुशी के मौके पर आते हैं। इनमें अपनी बातों और हरकतों से लोगों को हंसाने की एक खास कला होती है। खासकर ये किसी की नकल बहुत अच्छे तरीके से उतारते हैं। मस्ताने फिल्म के ट्रेलर से भी जाहिर होता है कि ज़करिया खान ने मीर आलम लोगों को सिख बना के नादिर शाह के सामने पेश किया था, क्योंकि जंगलों में रहने वाले सिखों को पकड़ना उसके वश की बात नहीं थी। पर इनके सिख बनकर आने के बाद आगे क्या होता है ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। नादिर शाह ज़करिया खान को जाते जाते हुक्म दे जाता है कि इन सिखों का कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो, नहीं तो ये पंजाब में राज करेंगे। इसके बाद ज़करिया खान ने सिखों का बहुत कत्लेआम किया। वो सिखों को मारते थक गए, पर सिख ना कभी मरने से डरे और ना कभी किसी के आगे झुके। सिखों की बहुत सी शहादतें हुई, जिसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।